मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा के बारे में चर्चा करेंगे। यह व्यक्ति का वह सशक्त माध्यम है जिसमें हम उपहास, मनोरंजन एवं आलोचनात्मक दृष्टि से अपनी बात को रख पाते हैं और सामाजिक बुराइयों, रूढ़ियों एवं राजनीतिक विडंबना के ऊपर जो भी अपनी कटाक्ष है उसको हम कर सकते हैं। इससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देते हैं, सफल हो जाते हैं और उसका प्रभाव संबंधित संस्था व्यक्ति के ऊपर आवश्यक रूप से पड़ता है। सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय को देखेंगे। यह पाठ के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। हरिशंकर परसाई जी के बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। इनका जन्म 1924 और मृत्यु 1995 ईस्वी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और ये प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। जो या यूँ कह लीजिए कि यह व्यंग्य के साहित्य में जनक हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही व्यंग्य को साहित्य की एक विधा के रूप में मान्यता दिलाई थी। उसके बाद बहुत सारे व्यंग्यकार हुए, परंतु ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य में व्यंग्य को मान्यता दिलाई थी। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने यातायात की जर्जर स्थिति पर उपहास और आलोचनात्मक रूप से वर्णन किया है। उपहास यानी किसी के ऊपर हम जब हंसी मजाक करते हैं, तंज कसते हैं, उसको उपहास कहते हैं। और आलोचनात्मक यानी क्रिटिसाइज करना किसी विषय वस्तु को। हंसी और मनोरंजन के साथ साथ पाठ में जनता की असुविधाओं को गंभीरता से उठाया गया है। अगर बस की हालत जो है जर्जर है और उसमें सवारी करने को कहा जाए तो जनता की जो है जान माल का खतरा होगा, यह बात सार्वभौम है। और इसी को उठाने के लिए परसाई जी ने इस पाठ को लिखा है। लेखक ने सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर पाठकों को उत्सुकता का संचार किया है। अर्थात उनकी जो भाषा है उसमें जब आप पढ़ते हैं, कोई भी पाठक पढ़ता है तो उसे अपनापन महसूस होता है और उसमें उत्सुकता से उसको पढ़ता रहता है और उसको अपने दैनिक जीवन से समायोजित कर लेता है। इस पाठ में चुटीले शब्दों का बहुतायत प्रयोग हुआ है। चुटीले मतलब ऐसे जिससे कि आपको हंसी या खिलखिलाहट आने लगे। पाठ का सारांश देखते हैं। बस की यात्रा यातायात व्यवस्था की खस्ता हाल पर व्यंग्य है। खस्ता हाल का मतलब होता है जहाँ पे कुव्यवस्था है, वस्तुएं सही से प्रबंधित नहीं हैं और उनकी वजह से लोगों को, सामान्य लोग जो हैं उनको दिक्कतों या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेखक अपने साथियों के साथ शाम की बस से पन्ना की यात्रा पर निकला। जैसा कि सामान्य रूप से हम अपने किसी न किसी कार्य के लिए इधर से उधर जाते हैं, उसके लिए हम बस या फिर ट्रेन या फिर अन्य यातायात के साधन की सहायता लेते हैं। ठीक इसी तरह से लेखक ने भी बस से पन्ना जाने की यात्रा बनाई और वो शाम के 5 बजे की बस से जाने के लिए सोचा। बस की जर्जर और दयनीय स्थिति देख ऐसा लग रहा था मानो इससे यात्रा न कर इसकी पूजा करनी चाहिए। बस को जब देखा उन्होंने, तब जैसे ही बस को देखा वो अत्यंत जीर्ण अवस्था में थी, यानी बहुत ही पुरानी बस थी और उसको देखकर ही दया भाव उत्पन्न होते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि भाई इस बस को चलाने की बजाय कहीं पर खड़ी कर देनी चाहिए और हमेशा के लिए खड़ी कर देनी चाहिए। लेखक और उसके मित्र बस की यात्रा को लेकर दुविधा में थे। तभी डॉक्टर मित्र ने बस की प्रशंसा कर यात्रा की सलाह दी। सभी आपस में सोची विचार रहे थे कि क्या करना है नहीं करना है। तभी उनके एक डॉक्टर मित्र थे, बोले अरे यार ये बस खूब लेके जाएगी, हम लोग को गोद में बिठा कर लेके जाएगी और चलो इसमें बैठो। तो सारे के सारे जाकर बस में बैठ गए। लेखक के परिजन उसे ऐसे देख रहे थे मानो अंतिम मुलाकात हो और वे सोच रहे थे कि संसार में सबको एक दिन परलोक जाना ही होता है। ऐसी स्थिति बन गई कि जो लोग लेखक या उनके जो दोस्तों के जो सगे संबंधी थे, जो उनको जो छोड़ने के लिए बस अड्डे तक आए हुए थे, वो लोग बहुत ही परेशान नज़रों से इनकी तरफ देख रहे थे। और प्रकृति का जो नियम है, शाश्वत नियम है कि भाई संसार में जो आया है उसको जाना है, ऐसी दृष्टि से लेखक उनको संज्ञा दे रहा है। लेखक के परिजन बस के एक हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा करते थे।
कर रहे थे, वे बस के गंतव्य तक पहुंचने को लेकर आश्वस्त थे। केवल लेखक और उसके मित्र ही नहीं, बल्कि उसके एक बस के जो मालिक हैं उनमें से एक हिस्सेदार उसी बस में यात्रा कर रहा था। बस स्टार्ट हुई तो लगा कि पूरी बस ही इंजन हो और यात्री इंजन में बैठे हों। जैसा कि पहले ही वर्णित कर दिया गया, बता दिया गया कि भाई बस जो थी बहुत ही पुरानी थी, जर्जर स्थिति में थी और उसके सारे के सारे हिस्से कमज़ोर हो गए थे। तो जैसे ही बस स्टार्ट हुई और उसका इंजन स्टार्ट हुआ तो जो बस के सारे हिस्से थे वो खड़खड़ाहट की, जोर से झंझनाहट की आवाज़ होने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम सभी के सभी लोग बस के इंजन में ही बैठे हुए हैं। बस के सारे कांच टूटे फूटे थे। बस के हिस्से बस से असहयोग कर रहे थे। असहयोग बहुत प्रचलित चर्चित आंदोलन रहा है महात्मा गांधी जी का। 1920 में उन्होंने चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत उनको छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से बस के जो जितने भी कांच, जो खिड़कियां होती हैं शीशे की, वो सारे के सारे टूटे हुए थे और जो कुछ बचे हुए थे तो वो भी इतनी खतरनाक स्थिति में थे कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसके अतिरिक्त बस के सारे हिस्से जो है बिल्कुल ढीले ढाले थे और वो थोड़ा भी धक्का मिलने पर या थोड़ी भी उनमें गति देने पर इधर से उधर होते थे। बस के हिस्से गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहानी कह रहे थे। इसको हम लोग विशेष में देखेंगे। सीट कभी बॉडी को छोड़कर आगे बढ़ जाती तो कभी बॉडी सीट को छोड़कर आगे निकल जाती। ऐसी स्थिति होती कि जब बस चलती और उसमें ब्रेक लगता तो उस समय बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती कि बस की जो सीट होती कई बार वो आगे चली जाती और कई बार सीट वहीं रह जाती तो बस आगे चली जाती। और ये ऐसी स्थिति को आप कल्पना करिए कि कितना मनोरंजक होगा और कितना खतरनाक होगा। दोनों बातें उसमें समायोजित हैं। टंकी में छेद होने के कारण बस अचानक रुक गई। ड्राइवर पेट्रोल बाल्टी में निकालकर नली से इंजन में तेल डालने लगा। चलते चलते बस की टंकी में छेद हो गया और छेद होते ही तो सारा तेल निकलने लगा। बस को रोकना पड़ा और ड्राइवर जो पेट्रोल को बाल्टी में निकाला और बाल्टी से नली लगाकर इंजन में डालने लगा। लेखक को लगा कि हिस्सेदार साहब इंजन को गोद में लेकर नली से पेट्रोल डालने लगेंगे। क्योंकि लेखक हिस्सेदार साहब की को आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहा था और उनके लिए बड़ी उसके प्रति दया था, करुणा था कि भाई ये जानते हुए कि बस इतनी जर्जर है और हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उसके बावजूद वह उस बस में बैठे हुए हैं, आश्वस्त हैं कि बस वहां तक जाएगी। तो वह सोच रहा था कि आएंगे, हो सकता है ये तुरंत ही उसको गोद में ले लेंगे इंजन को और पेट्रोल जो है उसमें नली के माध्यम से डाला जाएगा। लेखक बस की स्पीड से प्रत्येक पेड़ और झील को अपना दुश्मन समझने लगा। बस किसी तरह चली तो उसकी जो है स्पीड 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हुई और उस रफ्तार से बस के सारे जो हिस्से थे वो खड़खड़ 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 करने लगे और ऐसी स्थिति हो रही थी क्योंकि उसके सारे भाग पुराने थे, घिसे पीटे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बस कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, उसका स्टीयरिंग फेल हो सकता है और उसका जो है इंजन खराब हो सकता है और बस कहीं रास्ता छोड़ के कहीं नाले कूचे में या किसी पेड़ से टकरा सकती है। इंजन सुधारने पर बस चली तो उसकी रोशनी खराब हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि भाई इंजन फिर से ख़राब हो गया और उससे जब सुधारा गया तो उसके बाद जो है बस की जो मेन लाइट होती है जिसकी रोशनी वो ख़राब हो गई। बस ऐसे चलने लगी मानो रास्ता टटोल कर चल रही है। रास्ता टटोल कर चलना मतलब एकदम इत्मीनान से आगे पीछे दाएं बाएं देखते कि कहीं कोई ज़ोर से आके तेज़ी से आके धक्का न मार दे। एक पुलिया पर पहुंचते ही बस का टायर फिस हो गया। बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी जो पुलिया आई और पुलिया पर चढ़ते ही बस का जो टायर था वो पंक्चर हो गया, फिक्स हो गया। लेखक हिस्सेदार के त्याग और बलिदान की भावना से दयाभूत हो गया। वह अपनी जान हथेली पर रखकर इस बस पर यात्रा कर रहे थे। लेखक को दया आई किसके ऊपर? हिस्सेदार के ऊपर, क्योंकि हिस्सेदार ये सब जानते हुए भी उस बस में यात्रा कर रहे थे। लेखक कयास लगाता है कि यदि बस खाई में गिर जाती और हम सभी मर जाते तो देवता बाहें फैलाए हिस्सेदार साहब का अभिनंदन करते कि वह मर गया परंतु नया टायर नहीं लगाया। यानी लेखक को इतना करुणा भाव, इतना श्रद्धा भाव हिस्सेदार साहब पर आता है कि जो उनकी त्याग भावना है, जो उत्सर्ग की भावना है, बलिदान की भावना है, उसे देखकर वह यह
अपनी भावना व्यक्त करता है कि इन्हें किसी क्रांतिकारी दल का नेता होना चाहिए, वहाँ पर इनकी आवश्यकता है, वो है यहाँ क्या कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में बस अगर कहीं टकरा जाए या कहीं नाले में गिर जाए, तो अगर वो सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो यमदूत में जो देवता हैं यमलोक में, वो लोग सबसे पहले किसका स्वागत करेंगे, तो वो हिस्सेदार साहब का स्वागत करेंगे कि इन्होंने सारी परिस्थिति जानी, सब कुछ जाना, मर गए, परंतु उन्होंने नया टायर नहीं लगवाया। अंत में दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लेखक और उसके साथी पन्ना पहुंचने की आस छोड़ चुके थे। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की आस छोड़ चुके थे। ऐसी स्थिति बन गई कि उसको पुराना टायर लगाया गया, घिसा हुआ टायर लगाया गया और बस फिर चली। और जब दोबारा बस चली, और ये क्योंकि लेखक और उसके मित्र के जो है मन में यह घर कर गया था कि अब इसमें ज़्यादा सोचने विचारने से कोई फ़ायदा नहीं है, पन्ना तो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे उस पर विचार ही नहीं करना है। वह ये भी सोचने लगी कि पन्ना ही क्या, हो सकता है कि हम लोग किसी भी गंतव्य तक न पहुँचे, यानी सीधे हम लोग यमलोक को प्रस्थान करें। और अंततः उन्होंने अपने आप को दिलासा दिलाया, ढाढ़स बांधा, सारे हंसने को मजाक करने लगे और इस तरह से अपना उनका सफ़र कटने लगा। सभी इत्मीनान से हंसी मजाक करने लगे। कुछ इसमें के जो शब्द आए हैं उनको हम लोग देखते हैं। वयोवृद्ध है, अत्यंत वृद्ध यानी बहुत ही पुरानी जर्जर स्थिति। निमित्त यानी साधन, कारण। गोता लगाना यानी डुबकी लगाना, गोताखोर आप लोगों ने नाम सुना है बहुत अच्छी तरह से। इत्तफाक का मतलब होता है संयोग। ग्लानि का यानी शर्म, लज्जा। प्राणांत का तात्पर्य होता है मृत्यु, देहावसान। बियावान, बियावान का मतलब होता है सुनसान जंगल। उत्सर्ग का तात्पर्य होता है त्याग, बलिदान। प्रयाण का तात्पर्य प्रस्थान, बेताबी, बेचैनी। पाठ में आए जो मुख्य बिंदु हैं यानी विशेष है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्यंग हमने पहले ही बता दिया, किसी बात को उपहास और मनोरंजन और आलोचना के भाव में कहना व्यंग कहलाता है। यातायात व्यवस्था का खस्ता हाल। बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं या सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा या निजी संस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं, परंतु जब उन सुविधाओं का हम लाभ उठाने जाते हैं तो उनमें बहुत सारी खामियां हमें देखने को मिलती हैं। किसी भी, चाहे वो आप बस की सवारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे में जा रहे हो या फिर अन्य कहीं जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी खामियां हैं और जिन पर किसी की नज़र नहीं जा रही है, या जा रही है तो जाने के बाद भी वो क्या है, चुपचाप हैं। ऐसी स्थिति को ही जर्जर, खस्ता हाल कहते हैं। असहयोग और संविदा अवज्ञा आंदोलन की बात हम कर रहे थे। इसमें 1920 में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया। इसमें क्या था कि अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं करना है। सरकारी नौकरियों या फिर अन्य जो है जो अंग्रेज़ों से संबंधित कार्य थे भारतीयों के द्वारा, वो लोग जो है उसको नहीं गया और उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। फिर अपने स्तर पर अपना रोजगार शुरू करने की कोशिश की। इसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में। दांडी मार्च का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा गांधी ने पैदल यात्रा करके समुद्र से नमक तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक उसी तरह से बस उसको यहाँ पर संबंधित करता है कि जिस तरह से सविनय अवज्ञा के संबंध समय या फिर असहयोग के समय भारतीय जनमानस अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहा था, ठीक उसी तरह से बस के अन्य हिस्से बस का साथ नहीं दे रहे थे। बस मालिक का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। सारी स्थिति जानते हुए, बस की स्थिति जानते हुए भी बस मालिक चुपचाप है और आश्वस्त है कि किसी तरह उसकी बस चली जाएगी। लोगों के जीवन से खिलवाड़। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जिसमें लोगों के जान माल से का खतरा है। अब आ जाते हैं इसके हम लोग प्रश्न अभ्यास पर। जो आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा क्यों जग गई? हिस्सेदार साहब यह जानते हुए कि बस की हालत ठीक नहीं, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर उस बस से यात्रा कर रहे थे, इसीलिए लेखक को इससे के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा
जग गई। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? बस की हालत खराब थी तथा वह कभी भी धोखा दे सकती थी। इससे रास्ते में ही कहीं रात गुजारनी पड़ सकती है। जान माल का भी खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों ने ऐसी सलाह दी। लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस के सारे हिस्से जर्जर थे और हिल डुल रहे थे, यानी बहुत जोर की आवाज़ कर रहे थे। अतः जैसे ही बस स्टार्ट हुई सभी हिस्से खटखटाने लगे और लगा जैसे इंजन चल रहा हो। अगला प्रश्न, लेखक को हिस्सेदार साहब द्वारा बस के अपने आप चलने की बात सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की ऐसी स्थिति कि वो अत्यंत ही जर्जर अवस्था में थी, पुरानी हो चुकी थी और चलने की लायक नहीं थी, बल्कि अब उसे हमेशा के लिए खड़ी कर देना चाहिए था। परंतु हिस्सेदार साहब ने बताया कि यह बस न सिर्फ चलेगी बल्कि अपने आप चलेगी। और जैसे ही लेखक ने यह सुना कि बस अपने आप चलेगी यह बस, तब वह जो है उसको बहुत हैरानी हुई। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की स्थिति ऐसी थी कि जब वह चल रही थी तो वो सारे उसके जो हिस्से थे वो उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। और जैसा कि बताया कि कभी बॉडी आगे जा रही थी तो कभी सीट आगे जा रही थी। इसी तरह से बस के सारे हिस्से उसके साथ सहयोग कर रहे थे और कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना थी जिसमें स्टीयरिंग का टूट जाना शामिल हो सकता था या फिर बस किसी से टकरा सकती थी, क्योंकि टायर पंचर हो जाए तो वो बस किसी जगह टकरा सकती थी, नाले में गिर सकती थी। इसीलिए लेखक प्रत्येक पेड़ को, नाले को जब देखता तो वह उसको अपना दुश्मन समझता। अगर एक से बच जाता तो दूसरे को बहुत ही घूर कर देखता और बचने की कामना करता। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी को यह पाठ पसंद आया होगा। सभी के लिए एक बार धन्यवाद। नमस्कार।